गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज स्टार्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो सेकेंड ईयर के अंदर है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट रहेगा। दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 10 से 12 नंबर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ए एब्सेंस ऑफ द मेमोरी। मेमोरी क्या हो रही है? एब्सेंट हो रही है। ए एब्सेंस ऑफ द मेमोरी नॉन एज द एमनेसिया, है ना। एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी क्या हो रही है? एब्सेंस हो रही है, याददाश्त है जो भूल गए हैं, तो उसको बोलते हैं एमनेसिया। दूसरा है, तो इसके अंदर बच्चों ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। डेमेंशिया के अंदर भी होता है, लॉस ऑफ द मेमोरी होता है, जिसे ओल्ड एज वाले पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। डिलीरियम जिसके अंदर कॉन्शियस लेवल है वो थोड़ा क्या है, घट जाता है। और एपैथी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रुचि न हो, इंटरेस्ट न हो, लैक ऑफ द इंटरेस्ट, है ना। तो इसके अंदर एब्सेंस ऑफ द मेमोरी जिसको बोलते हैं एमनेसिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट केम इन एक्सिस्टेंस इन द ईयर। जो ये एक्ट आया था, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, है ना, 1912 के अंदर। तो इसका भी आंसर क्या राइट रहेगा? ए राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है ए कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ द ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। ऐसे मेंटली इल पर्सन जिसके अंदर ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी देते हैं, इनके अंदर कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या है? वॉमिटिंग, है ना। कॉमनेस्ट है, वॉमिटिंग हो सकती है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा भी रहता है, जैसे बॉडी आर्क हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन, ये कॉमन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिखा हुआ है when the patient is not aware of his mental illness it is called, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं है तो वो कहा जाता है, रोगी को नहीं मालूम है, मतलब उनकी जो इंसाइट है वो क्या है? एब्सेंट है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि डिसओरिएंटेशन नहीं, अनकॉन्शियस नहीं, लैक ऑफ द कंसंट्रेशन नहीं, इसके अंदर है लैक ऑफ द इनसाइट, है ना, अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। तो इसके अंदर बच्चों क्या राइट होगा? बी इज ए करेक्ट आंसर रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सिजोफ्रेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ। सिजोफ्रेनिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा डिसऑर्डर है सिजोफ्रेनिया, ठीक है ना, जिसके अंदर सभी प्रकार के लक्षण आते हैं। और सिजोफ्रेनिया एक थिंकिंग डिसऑर्डर है, ठीक है ना। सिजोफ्रेनिया क्या है? एक थिंकिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, वन ऑफ दिस इज नॉट ए साइकोटिक डिसऑर्डर, है ना। साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर कौन सा नहीं है? मेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है, डिप्रेशन साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है, एक प्रकार का पागलपन जिसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया एक थिंकिंग डिसऑर्डर है, और फोबिया है, डर है ना, ये साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता है। तो ये क्या है बच्चों? बी इज ए करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। अब मैंने ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है, मेनिया क्या है, डिप्रेशन क्या है, फोबिया क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या है,
ये साइकेट्रिक जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो क्लास किया था उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ है, किस डिसऑर्डर के अंदर क्या किस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं और उस साइन सिम्टम का क्या मतलब होता है। एक बार प्रीवियस क्लास को देख लें, ठीक है। अब मेनिया के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है बढ़ जाती है, फ्लाइट ऑफ आइडिया होता है, वो आकाशों में बात करता है। दूसरी बात करते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, वो बोलता है कि दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इस प्रकार की बातें करते हैं। दूसरा है डिप्रेशन कंडीशन के अंदर वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है, वो घर के अंदर ही सीमित रह जाता है, एक कोने के अंदर बैठा रहता है और अपने एक डिप्रेस्ड जैसा रहता है, वो अवसाद के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरों के जस्ट क्या है, विपरीत है। मैंने आपको सारा बताया हुआ है पहले। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर A condition in which the thought enter into the mind of the patient in spite of the patient is not wanting to think about them। वह अवस्था जिसमें रोगी के न चाहने के बावजूद उनके मन में एक प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, एक भावना आती है, तो इट इज द टाइप ऑफ द ऑब्सेशन, ठीक है ना, ये एक क्या है, ऑब्सेशन है। तो इसका ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि न चाह करके भी कई उसको याददाश्त न आए, उसको भूल जाते हैं, परंतु कई ऐसे मेंटली पर्सन जिसके अंदर बार बार थिंकिंग है वो ब्रेन के अंदर आती है, ठीक है ना, उसके अंदर एक विचार आता है कि मेरे को ऐसा ये है, ये करना चाहिए, ये है, मतलब गलत सलत सब उसके दिमाग के अंदर थ्रॉट है वो इंसर्ट हो रही है न चाहने के बाद में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक ऑब्सेशन कंडीशन होती है। डिल्यूजन के अंदर तो क्या होता है, आपने देखा होगा एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीव हो जाता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव हो जाता है, उसके अंदर एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, ठीक है, वो किसी का नहीं मानता है, उसके अंदर एक दिमाग के अंदर फिक्स हो जाता है जो गलत है, सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, फिक्स्ड डिल्यूजन के अंदर बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है, फॉल्स जो गलत बातें हैं वो उसमें क्या करता है, बिलीव करता है, BELIEF बिलीव, विश्वास करता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव होता है। दूसरा ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर है रिग्रेशन और सप्रेशन, है ना, सप्रेस का मतलब होता है दमन करना। जैसे आपने देखा होगा कि कई जैसे दोनों एक कोई स्टूडेंट है एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने से पहले दोनों में आपस में लड़ाई होती है, तो वो एग्जाम के अंदर बैठने से पहले ये सोचते हैं कि यदि मैं ये लड़ाई की बातें याद रखूंगा तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा, तो वो जानबूझ करके उस लड़ाई को भूलना चाहता है कि नहीं मेरे साथ में कोई लड़ाई नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये होता है सप्रेशन। दूसरा है रेग्रेशन, इसके अंदर जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो एक छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, जैसे थंब सकिंग है। तो इस प्रकार से जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में डिफेंस मैकेनिज्म अपनाना है, तो क्या है, रेग्रेशन। और ऑब्सेशन के अंदर क्या है कि अनवांटेड आइडिया कम इन द माइंड, अनवांटेड आइडिया कम इन द माइंड, है ना, जो न चाहने के बाद में भी अनवांटेड आइडिया है जो दिमाग के अंदर आता है, ठीक है, डिल्यूजन के अंदर फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फियर ऑफ ओपन स्पेस इज कॉल्ड। देखो जो फोबिया है, फोबिया का मतलब होता है फियर, फोबिया का मतलब होता है फियर, और फियर को अपन बोलते हैं डर या भय। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ द फोबिया की बात करें, मैंने फोबिया के अंदर भी एक क्लास किया हुआ है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। देखो यहां पे लिखा है फोबिया के अंदर, जैसे एल्गोफोबिया, इसके अंदर फियर ऑफ ओपन प्लेस है ना, एगोरा ओपन प्लेस,
खुला जगह होता है, या आप बोल सकते हैं पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस होती है, वहां पे उनको क्या लगता है, डर लगता है। तो इस प्रकार से ओपन प्लेस होता है, खुले जगह होता है, और पब्लिक प्लेस होती है, वहां पे उनको डर लगता है, तो जिसको बोलते हैं एगोराफोबिया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं एक्रोफोबिया। तो इसका बच्चों आंसर तो राइट क्या हो गया, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। दूसरा इसके बारे में बता देता हूं, एल्गोफोबिया, पेन, दर्द से क्या होता है, उसको डर लगता है, जैसे सुई लगाएंगे उसको दर्द होगा, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी दर्द होता है उससे डर लगता है, जिसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। ठीक है। तो इसको मैं पेन लिख दूं, PAIN, पेन। उसके बाद में जिनोफोबिया, ये एक अजनबी होती है, अजनबी लोग होते हैं उनसे डर लगता है। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, अजनबी, अजनबी, अजनबी लोग होते हैं उनसे डर लगता है। दूसरा है एक्रोफोबिया, एक्रोहाइट, SEIGHT, हाइट से डर लगता है। ठीक है, ऊंचाई से डर लगता है। तो इस प्रकार से बच्चों वेरियस टाइप के फोबिया है, और भी है, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया, क्लोज जगह होती है, ओपन प्लेस से डर लगता है, उसको एगोरोफोबिया बोलते हैं। दूसरा है क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया जो डार्क प्लेस होते हैं, अंधेरा होता है, गुफा होती है, वहां से डर लगता है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि फोबिया एक इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ऐसा क्यों नहीं कर लिया जाए कि जो भी फोबिया है उसको एक इन लिस्ट बनाए, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इसको याद रखने का एक ट्रिक बताता हूं। जैसे एल्गोपेन, इसको ऐसे लिखिएगा, एल्गोपेन, एल्गोपेन, ऐसे याद रखना, तब याद होगा। एल्गोपेन मतलब एल्गोफोबिया होता है, वो पेन से डर लगता है। दूसरा है एगोरा, एगोरा ओपन, एगोरा मतलब ओपन। क्लस्ट्रो, क्लस्ट्रो मीन्स क्लोज, CLOS, क्लोज। उसके बाद में एक्रोहाई, एक्रो, SEIGHT, एक्रोहाइट। और उसके बाद में जिनो, तो स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग होते हैं उनसे डर लगता है। ठीक है। तो एल्गोपेन, एक्रोहाई, एगोरा ओपन, इस प्रकार से बच्चों आपको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज स्टार्टेड इन 9 के अंदर। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये तो बच्चों आपको आता होगा, क्योंकि ये तो कई बार आया हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जो मेंटल हेल्थ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 के कब आया था, इंडिया के अंदर 1982 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, ए सुसाइडल टेंडेंसी आर द लिस्ट कॉमन विथ। सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो सबसे कम किसके अंदर देखने को मिलती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब देखिएगा, सुसाइडल टेंडेंसी आर लिस्ट कॉमन विथ, इसमें आत्महत्या कम देखा जाता है फीमेल के अंदर, ओल्ड मैन के अंदर, मैरिड पर्सन के अंदर दिखा जाता है, परंतु डिप्रेस्ड पर्सन होता है उसके अंदर कम दिखाई देता है। डिप्रेस्ड जो पर्सन होता है म्यूट एंड मोशनलेस होता है, म्यूट एंड मोशनलेस होता है, उसकी एक्टिविटीज है वो घट जाती है, वो चुपचाप बैठा रहता है, वो सुसाइड क्यों करेगा। तो सुसाइडल कंडीशन होती है, आत्महत्या होती है, वो डिप्रेस्ड पर्सन के अंदर कम पाई जाती है। ठीक है, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
द ड्रग्स ऑफ द चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिया। मेनिया एक प्रकार की बीमारी जिसके अंतर्गत उसकी एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है, उनके फ्लाइट ऑफ आइडिया रहते हैं, वो आकाशों में बात करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन के अंदर एक दवाई दी जाती है उसकी कम करने के लिए, एक्टिविटीज को कम करने के लिए। तो वो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट होती है, वो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है। हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ये है इमिप्रामाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, ठीक है। और ये तो बेंजोडाइजेपाइन, ये क्या है, सेडेटिव ड्रग्स है। तो इस प्रकार से लिथियम कार्बोनेट होती है वो ड्रग्स ऑफ चॉइस इन द मेनियक कंडीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोमनेबिलिज्म का अर्थ है, सोमनेबिलिज्म के अंदर नींद में चलना, सोमनेबिलिज्म नींद में कमी, एक्सेसिव स्लीपनेस अधिक मात्रा में सोना, स्लीप टॉकिंग नींद में बातें करना, ठीक है ना। सोमनेबिलिज्म जिसके अंदर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिएगा, जो आपने देखा होगा नींद के अंदर चलते फिरते हैं, है ना, नींद आई और वो चलते रहते हैं, तो वो होता है सोमनेबिलिज्म। स्लीप वाल्किंग, ठीक है। तो 12 का क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से किस आयु में पाया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज मेनली फाउंड इन द एज ग्रुप। एक दो वर्ड है बच्चों, ध्यान रखना, ये ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर जिसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया बुलिमिया, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि मोटे न हो जाए, पतले रहे, स्लिम फिट रहे, जीरो फिगर रहे, ऐसी कंडीशन के अंदर स्टारवेशन कंडीशन होती है। जो खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग के अंदर रहते हैं, कि जैसे ज्यादा खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, भद्दे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, जो जीरो फिगर है वो हट जाएगी। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ये सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलती है, एडोलसेंट फीमेल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका सी इज ए करेक्ट आंसर होता है। दूसरी बात, एनोरेक्सिया बुलिमिया या बुलिमिया नर्वोसा है। तो बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन के अंदर, बुलिमिया नर्वोसा, तो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि पर्सन है वो बोलता है कि ऑयली खाना नहीं खाएंगे, तली हुई चीजें नहीं खाएंगे, इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। या कहीं शादी पार्टी के अंदर जाते हैं तो ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो फिर बाद में घर आकर के देखता है कि नहीं, आज तो मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। इस कंडीशन में माउथ के अंदर अंगुली डालते हैं और वापस उल्टी करके बाहर निकाल देते हैं, बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर आप ये ध्यान रखना, खाना ज्यादा खा लेता है और उसके बाद में घर आकर के वापस वॉमिटिंग कर लेता है, और जो उसके दिमाग में ये रहता है कि मैंने ज्यादा खाना खा लिया, मैं मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर खाना ज्यादा खाता है, फिर बाद में आकर के उल्टी करता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि वो खाना खाने से हटता है, डरता है, ठीक है ना। ऐसे एक ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन एडोलसेंट फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर नहीं है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद का नहीं आना। सोमनेबिलिज्म मतलब स्लीप वॉकिंग होता है। हाइपर एमनेसिया जिसके अंदर
लॉस ऑफ द मेमोरी होती है एमनेसिया, लॉस ऑफ द मेमोरी विकार नहीं है, हाइपरसोमनिया, अच्छा हाइपर इंसोमनिया नहीं है, सोमनिया है। तो इस प्रकार के एमनेसिया ये मेमोरी डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बच्चों क्या रहेगा, सी जे करेक्ट रहेगा, और ये तीनों ही क्या है, एक स्लीप डिसऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है। तो एमनेसिया लॉस ऑफ द मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल कॉज ऑफ द सुसाइड। निम्न में से कौन सा आत्महत्या के सामान्य कारणों में शामिल नहीं है, कौन सा कारण शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कारण शामिल नहीं है कॉमन के अंदर। मेजर डिप्रेशन, हाँ यदि पेशेंट मेजर डिप्रेस्ड में है, डिप्रेशन में है, तो वो सुसाइड कर सकता है, एक डिप्रेशन में नहीं, मेजर डिप्रेशन में है तो, ठीक है। दूसरा है सिजोफ्रेनिया, एक तो ये तो इसमें तो हो सकता है, थिंकिंग ड्रग्स से डिपेंडेंसी, हाँ उसमें भी हो सकता है, परंतु मेनिया वाली कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है ना। ये सामान्य कारणों में शामिल, नॉर्मल में, मेनिया में नहीं है। मेनिया में तो एक मरीज को यूफोरिया कंडीशन होती है, वो तो समझता है कि दुनिया के अंदर, दुनिया मेरी मुट्ठी के अंदर है, हा? उसको क्या लेन देना, उसकी एक्टिविटीज क्या है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से डी जे करेक्ट आंसर रहेगा। जूफोबिया, जू इज रिलेटेड टू एनिमल्स, है ना, एनिमल से डर लगता है, जैसे बड़ा हाथी आ गया, भालू आ गया, है ना, तो किसी को एनिमल से डर लग रहा है तो उसको बोलते हैं जूफोबिया, ठीक है। कहां पे कोई है, जूफोबिया, वाटर एनिमल्स, ये देखो अननेसेसरी फियर फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों से बेवजह अत्यधिक डर लगना, तो सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा है अननेसेसरी फियर फ्रॉम द ओपन प्लेस, एगोराफोबिया हो गया। एगोरा, एगोरा ने मैंने आपको लिखा था, एगोरा मतलब ओपन। उसके बाद में अननेसेसरी फियर फ्रॉम द क्लोज, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो में क्लोज ऐसा लिखाया था। उसके बाद में वाटरफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखिएगा, द एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर साइकोथेरेपी, बिहेवियर साइकोथेरेपी के एग्जाम्पल, एक बिहेवियर साइकोथेरेपी, उसका बिहेवियर को चेंज किया जाता है, इसके अंदर वेरियस टाइप की थेरेपी आती है, जैसे फ्लूडिंग, क्या कौन सी फ्लूडिंग, इसके अंदर फोबिया होता है, उसको कम किया जाता है, फोबिया को कम किया जाता है फ्लूडिंग में। एवर्जन थेरेपी, जिसमें एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, सारी कहानियां मैंने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद में सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, है ना, स्टेप बाय स्टेप उनको क्या करा जाता है, जो डर है उससे क्या करा जाता है, फेस करवाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ द एबो, है ना, ये बिहेवियर थेरेपी के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फ्लूडिंग है, एवर्जन थेरेपी है, एसडी है, तो ये सारे क्या है, बिहेवियर थेरेपी के पार्ट्स है। जैसे फ्लूडिंग के अंदर फोबिया होता है, डर होता है, कम किया जाता है। एवर्जन थेरेपी, जिसके अंदर एल्कोहलिक मरीज होते हैं, जो शराब पीते हैं, उसको शराब छुड़ाए बिना बताए, है ना, मैंने कहानी बताया था, तो उसके अंदर भी आप एल्कोहल छुड़ा सकते हैं। कैसे करते हैं, सारी बात पहले बताई हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर डी जे करेक्ट आंसर रहेगा। साइकेट्री की मेरे हिसाब से 7-8 क्लास है, उसके अंदर शुरुआत से जो सिम्टम जिसने समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, इसके अंदर मैं आपका लिंक भी नीचे दे दूंगा, ताकि ये पढ़ने से पहले आप वो भी पढ़ लें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बिना किसी
उद्देश्य के एक ही शब्दों को बार बार दोहराना। देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझिएगा। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड, जिसके अंदर लिखा हुआ है इकोलेलिया, वर्बिगेरेशन, परजर्वेरेशन और इकोप्रेक्सिया। तो इकोलेलिया होता है जिसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया था आपको, सेट, कैट, रेट, पेट, वेट, सेम वर्ड ऐसा यूज करता है, सेट, कैट, बैट, रेट, मेट, है ना। तो ये कंडीशन होती है इकोलेलिया के अंदर। तो इसका अंदर क्या राइट है, ए इज ए करेक्ट आंसर। दूसरा वर्ड यहां ध्यान रखना, एक तो है इकोलेलिया और एक है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया के अंदर एक्टिविटीज करता है, जैसे सेट, कैट, पेट, बैट, ये तो क्या हुआ, सेम वर्ड बोल रहा है, तो इकोलेलिया बोलते हैं। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, जैसे डॉक्टर आया, डॉक्टर मरीज को देखा और देखने के बाद में वो वापस जा रहा है, तो वापस जा रहा है तो डॉक्टर तो इस प्रकार से तो चलते हैं, तो फिर बाद में मरीज भी क्या करता है, सॉरी जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो भी डॉक्टर की इस प्रकार से पीछे पीछे चलता रहता है ना, वो एक्टिविटीज करता है, डॉक्टर की सेम हरकतें करता है। डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसको बताया, समझाया, तो वो भी उसको ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करता है, उसके बाद में डॉक्टर चलता है तो उसके पीछे 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 इस प्रकार से चलता है। तो इकोप्रेक्सिया के अंदर एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना, डॉक्टर की, नर्सिंग स्टाफ की या किसी का भी वो एक्टिविटीज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following symptom is mostly found in psychiatric patient? साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर जो सिम्टम है वो पाया जाता है, देखिएगा बच्चों, इसके अंदर हेलुसिनेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपैथी, ठीक है ना, ये सारे तो पाए जाते हैं, परंतु यहां पे लिखा हुआ है मोस्टली, सबसे ज्यादा जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसमें एक एंजाइटी पाई जाती है बच्चों, एंजाइटी ये सबसे ज्यादा होता है। दूसरा ये तो होता ही रहता है, जैसे आपने देखा होगा हेलुसिनेशन, इसके अंदर अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, मिस इंटरप्रेशन हो जाता है, गलत भांप लेता है। जैसे मैं कहूं कि एक ग्लास है, ग्लास के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सटेंस नहीं मिलाया हुआ है। बच्चों ये ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, पानी है, पानी है, पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, परंतु मरीज बोलता है कि ये तो पानी मीठा है, ये तो पानी कड़वा है। अब क्या कर लोगे, मैं कहूं कि एक नॉर्मल पानी लेके जाते हैं, मरीज बोलता है कि नहीं ये तो कड़वा पानी है, इसमें तो नमक डाला हुआ है, जबकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी सब्सटेंस है, कोई भी डाला हुआ नहीं है। अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, पेशेंट अंडरस्टैंड द मिस इंटरप्रेशन, वो मरीज एक गलत भांप लेता है बिना कोई स्टिमुलाई दिए हुए, ठीक है, तो ये होता है हेलुसिनेशन। दूसरा है डिप्रेशन के अंदर तो मरीज म्यूट एंड मोशनलेस हो जाता है, एंजाइटी के अंदर टेंशन होता है, अपैथी मतलब अरुचि, इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, इसके अंदर एंजाइटी देखने को मिलती है। इस बात को बच्चों क्या रखें, ध्यान रखें, तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ए हाइपोकॉन्ड्रियसिस। हाइपोकॉन्ड्रियसिस क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियसिस, हाइपोकॉन्ड्रियसिस इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर। एक क्या है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर अलग है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर अलग है।
और अदर डिसऑर्डर भी अलग है, स्पेशल डिसऑर्डर के अंदर रहेंगे। उसका भी एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसके बारे में भी आप जा करके देख लें। तो हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, दो वर्ड है बच्चों, ध्यान रखना, एक है हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, एक है हिस्ट्रिया। हिस्ट्रिया, हिस्ट्रिया में मरीज क्या करता है? नाटक करता है। और इसके अंदर क्या करता है? डॉक्टर चेंज। अब इससे आपको यह याद रखना है कि हिस्ट्रिया वाले पर्सन, आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति जिसके अंतर्गत पेट में दर्द नहीं होता है तो पेट का बहाना बना देते कि पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो घर वाले नहीं मानते हैं, उसकी वजह से बार बार मिर्गी जैसे दौरा लाते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक होते हैं। कई बार छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि डांटने पे कुछ ऐसा कदम उठा देते हैं और फिर बाद में हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वापस ले जाते हैं। इस प्रकार से जैसे ही डांटा और वो उल्टा हिस्ट्रिया कंडीशन करने लग जाएगा, ताकि फिर बाद में घर वाले न डांटे। तो इसी प्रकार से कई ऐसे स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, प्यार के प्रसंग में भी ऐसे करते हैं। तो हिस्ट्रिया कंडीशन जो रियल कंडीशन न होकर के उनका इस प्रकार से नाटक किए जाते ताकि घर वाले मान जाए। दूसरा होता है हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस वह कंडीशन जिसके अंतर्गत मरीज डॉक्टर के पास में जाता है, दिखाता है, दिखाने के बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन है वो नॉर्मल आती है, जांच नॉर्मल आती है, डॉक्टर बोलते हैं नहीं आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घर में रेस्ट कीजिए, टेंशन फ्री लीजिए, टेंशन न लेना है। मरीज जाकर के घर गया और बोलता है नहीं मेरे शरीर में कोई न कोई बीमारी है, वो दूसरे डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर देखता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, सारा नॉर्मल है। फिर वही बात डॉक्टर बोल दिया कि नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल एंजाइटी न लें और आप स्वस्थ हो। मरीज घर जाता है नहीं इस डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं है, इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता है। फिर बाद में तीसरे डॉक्टर के पास में जाता है, वहां पे उसका इलाज स्टार्ट करवाता है, कहानी रखता है कि मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस प्रकार से उस मरीज के ब्रेन के अंदर एक फिक्स हो गया है और वो डॉक्टर को बार बार चेंज कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। और किसी भी प्रकार का कोई नाटक वाटक किया जाता है वो होता है हिस्ट्रिया। डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर आता है ये, डीसीडी। इसके अंदर क्या है? कन्वर्जन होता है, रूपांतरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियोसिस एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। नेक्स्ट है ए पैरोऑक्सिमल सेरेब्रल डिसफंक्शन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, फॉलोइंग कंडीशन। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है ब्रेन से रिलेटेड दोहरा मस्तिष्क रोग कन्वर्सन, जिसके अंदर आपने देखा होगा जैसे मिर्गी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एक जर्किंग मूवमेंट होता है, एबनॉर्मल सेंसेशन फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से एबनॉर्मल सेंसेशन आते हैं और उसकी वजह से एक जर्किंग मूवमेंट होता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक जर्किंग मूवमेंट आता है, मरीज बेहोश हो जाता है, धड़ाक से गिर जाता है, माउथ से जीभ बाहर निकालता है, सिक्रेशन बाहर निकलते हैं, कुछ टाइम के बाद में वो होश में आ जाता है। तो एबनॉर्मल सेंसेशन फ्रॉम द ब्रेन, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलते हैं? एक्सट्रीमिटीज का मोस्टली जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है। कौन सी बीमारी के अंदर? एपिलेप्सी के अंदर। किसके अंदर? एपिलेप्सी।
एपिलेप्सी हुआ, कन्वल्सन हुआ, फिट्स हुआ, ये सारे कॉमन रूप से होते हैं। ठीक है। दूसरा, डिप्रेशन के अंदर म्यूटेंट मोशनलेस रहेगा। नेक्स्ट, इसका आंसर राइट है, ए इज ए करेक्ट आंसर राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सिजोफ्रेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। एक उसके दिमाग के अंदर थिंकिंग आता रहता है, ठीक है ना, तो एक थिंकिंग डिसऑर्डर के अंदर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से एक मानसिक बीमारी नहीं है, कौन सा, किसके अंदर, सिजोफ्रेनिया, ये तो सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन और मेनिया, ये भी मानसिक बीमारी है। परंतु फोबिया है, ये तो एक डर है। यदि मैं कहूं कि एनिमल से डर लग रहा है, वो एनिमल को नहीं देखेगा तो डर नहीं लगेगा, तो ये तो कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये तो उस परिस्थितियों को देख करके उसको डर लगता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, मानसिक बीमारी नहीं है। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इज द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेशल बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट। विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच में आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता होता है, वो कंडीशन कहलाता है रिपोर्ट, तालमेल, है ना, तालमेल, जिसको बोलते हैं तालमेल रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, सी इज ए करेक्ट आंसर, पहले आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ मेनिया। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेनिया और डिप्रेशन एक विपरीत परिस्थिति होती है। मेनिया के अंदर उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिसमें मैं लिख सकता हूं इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, जिसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, है ना, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कई ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट जिसके अंदर एक मरीज आता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, 10-10 लोग पकड़ के आते हैं तो भी वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, हाथ इधर उधर करते हैं, वो जोर जोर से इस प्रकार से हाथ फेंकना करना, बातें बातें करते हैं, बहुत हाइपर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, इलेवेटेड मूड रहता है, वो इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, वो बोलता है कि मैं तो डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं, मेरे को किसी के कोई लेना देना नहीं है। वो पूरा यूफोरिया के अंदर रहता है, पूरा फुलफिल रहता है, खुश रहता है। वो ये बोलता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। दूसरी बात करते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया, वो आकाशों में बात करता है। कुछ बोलने के बाद में वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, एक क्वेश्चन पूछेंगे और 10 क्वेश्चन आंसर बता देगा, या कई ऐसे वर्ड, जे आज ये है, आज ये हुआ था, ये हुआ था, मैंने वो कर दिया, वो कर, जबकि कोई उसका मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से मूड इलेवेटेड, हाइपर एक्टिविटीज और फ्लाइट ऑफ आइडिया, ये किसके एग्जाम्पल है, या ये किसके अंदर आता है, मेनिया के अंदर आता है। परंतु एक ऐसी कंडीशन, सुसाइडल आइडिएशन, ये इस मेनिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। वो क्यों सुसाइड करेगा, वो तो बोलता है मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं, मेरा दुनिया मेरी मुट्ठी के अंदर है। तो इस प्रकार से सुसाइडल आइडिएशन इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट बात, ए बायोकेमिकल थ्योरी एंजाइटी ऑफ स्पेसिफिक फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें
इसके अंदर बच्चों है एंजाइटी। जब एंजाइटी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में एंजाइटी को कम करने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? सेरोटोनिन, है ना, सेरोटोनिन। नेक्स्ट बात करते हैं, ए कंडीशन इन विच द पर्सन इज सेक्सुअल अराउज्ड विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। देखिएगा इसके अंदर बच्चों ये बताया गया है कि क्या लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर देख लीजिए पहले। किस हालत में व्यक्ति अपनी कामेच्छा को निर्जीव वस्तुओं के साथ जगाया जाता है? संजीव नहीं है, निर्जीव है, उसके साथ में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो करके अपनी इच्छा को पूरा करता है। इस टर्म को बोलते हैं फेस्टिसिज्म, फेस्टिसिज्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में ये पेडोफिलिया होता है, बाल यौन शोषण, बाल यौन शोषण। नेक्स्ट बात करते हैं वोवेरिज्म। जैसे कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है उसको गुप्त रूप से देखना और वो खुद की इच्छा को पूरा करना। ठीक है, जिसको बोलते हैं गुप्त रूप से देखना, वोवेरिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन लिविंग को देख करके एक सेक्सुअली एक्टिविटीज को पूरा करता है, उस टर्म को बोलते हैं फेस्टिसिज्म। और गुप्त रूप से कोई देखता है सेक्सुअल एक्टिविटीज को, जिसको बोलते हैं वोवेरिज्म। और पेडोफिलिया, बाल यौन शोषण। ठीक है, और उसके बाद में मीजो के बारे में, मीजोसिज्म। ये भी कुछ ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है परंतु मेरे को प्रॉपर रूप से इसके बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसका भी ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा हुआ है? द मॉडिफाइड ईसीटी द मसल्स रिलैक्सेंट इज यूज्ड। ईसीटी वाला वीडियो को एक बार देख लेना। ईसीटी के अंदर से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी एग्जाम के अंदर हमेशा आते हैं। उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि ईसीटी क्या है। क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है ईसीटी क्या है, ईसीटी का इंडिकेशन कौन कौन से कंडीशन में दिए जाते हैं, कौन कौन से जो ड्रग्स है, इसमें लिखा हुआ मॉडिफाइड, जिसमें टाइप ऑफ द ईसीटी, एक तो ईसीडी होती है जो नॉर्मल होती है, एक होती है मॉडिफाइड। और इस मॉडिफाई के अंदर ड्रग्स दी जाती है। तो क्या टाइप से ईसीटी देने से पहले मरीज को क्या कैसे केयर करेंगे, बाद में कैसे केयर कैसे की जाती है, और ईसीटी देते हैं तब क्या कैसे केयर की जाती है। मैंने पूरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर पूरा दिया हुआ है। कितना करंट दिया जाता है, कैसे सावधानियां रखनी होती है, उसको देख लेना। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर या साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये देखने को मिलेगा बच्चों। ये क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो मॉडिफाई ईसीटी, जिसके अंदर मसल्स रिलैक्सेंट है, मसल्स को रिलैक्स किया जाता है, एक ड्रग्स दी जाती है जिसको बोलते हैं सुसिनाइल कोलिन, है ना, मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं। दूसरा है सोडियम पेंटाथोल, ये तो एक एनेस्थेटिक ड्रग्स है, सुन्न किया जाता है। उसके बाद में एट्रोफिन डिक्रीज सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन है, उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, तो इसका 29 का सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इमिप्रामाइन इज यूज्ड एज एन, इमिप्रामाइन इज ए एंटी साइकोटिक, सॉरी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है,
तो इमिप्रामाइन है वो कौन सी ड्रग्स है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है। एंटी मैनिक ड्रग्स जिसके अंदर मैंने आपको बताया था लिथियम कार्बोनेट, और एंटी एंजाइटी के अंदर तो बहुत एंजाइटी को कम करने वाली दवाई होती है, और एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स जिसके अंदर क्लोरेम प्रोमेजिन CPZ, और एक है हेलोपेरिडोल। ये दोनों ड्रग्स है वो कौन सी ड्रग्स है जी? हाँ जी। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर आराम कर रहे हो सर? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ तो गया क्या नाम उस लड़के का, सनातन? हाँ हाँ अच्छा, हाँ तो फ्री, हाँ, सब चले पहुंच गए। तो इनको एडमिट कार्ड सेंटर पे पहुंचाओगे तो आ दूँ? सेंटर भी पहुंचा दो। सेंटर पे पहुंचा दूंगा ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। नामी दामी पड़ा है इनका सेंटर? अच्छा सब गई। अच्छा ठीक ही है। ठीक है ना? हाँ 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 बोल नामी दिया। दामी पड़ा है, इनको भेज दूंगा अभी मैं 10 बजे ऑफिस खोलती है अच्छा ठीक है। ना? हाँ हाँ। और ये कितने बजे वहाँ पहुँच जाएंगे बच्चे? 2 बजे से पेपर है, 1 बजे पहुंच जाएंगे यार। अच्छा ठीक है, तो 12 बजे उनको बोल दूंगा, वो 12 बजे तक वो उनको भेज देना, दे देंगे, क्योंकि बच्चों के पास में एडमिट कार्ड नहीं और टेंशन होता है। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेना। हाँ ठीक है। ठीक 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 भाई। CPZ, क्लोरेम प्रोमेजिन, हेलोपेरिडोल इज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इमिप्रामाइन is a antidepressant drugs. Lithium carbonate is the drugs of the choice of the manic patient. नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेसिव डे टाइम स्लीप इज ए टर्म। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 का एक्सेसिव डे टाइम में है, मतलब दिन में ज्यादा नींद लेना सोमनोलेंस कहलाता है। ठीक है, सोमनोलेंस, तो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। एमनीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ द मेमोरी, और हाइपर एमनीसिया का मतलब होता है कि और लॉस हो जाती है, कभी उसको जिंदगी में याद आता ही नहीं है, बोला मेरे साथ में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ द ईसीटी, कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी जिसके अंदर क्या होता है? वॉमिटिंग, है ना? ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन पेशेंट आइडिया आर अनशेकेबल एंड परसिस्टेंट दे आर कॉल्ड। इसके अंदर क्या होता है कि अनवेलकम आइडिया आता है और उसको लगातार आ रहा है ना? तो ये कंडीशन, अनवेलकम आइडिया कम इन द माइंड, इट इज ए ऑब्सेशन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कंपल्सेशन, तो इसके अंदर बच्चों ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऑब्सेशन, अनवेलकम आइडिया कम इन द माइंड, उसके दिमाग के अंदर जो आइडिया नहीं आना था वो आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रूम बंद करके गया, रूम बंद करके गेट तक गया और वो बोला कि अरे मैंने तो रूम बंद किया ही नहीं है। उसके दिमाग के अंदर अनवांटेड आइडिया आते हैं, बोले रूम बंद नहीं किया मैंने। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कंपल्सन, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो एक्टिविटीज करता है, कंपल्सन के अंदर वो एक्टिविटीज करता है। जैसे आपने देखा होगा ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, ये ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर जिसके अंदर ऑब्सेशन के अंदर तो आइडिया आते हैं कि मैंने रूम बंद नहीं किया,
और उसके बाद में कंपल्सन का मतलब वो एक्टिविटीज करता है। वो गेट तक गया था, फिर बाद में वापस आया और चेक किया और उस लॉक को खींचा 2-3 बार, लॉक तो लगा हुआ है। फिर वापस जाता है गेट तक, टैक्सी में चढ़ने वाला होता है या अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है, उसके दिमाग में आया नहीं मैंने रूम बंद नहीं किया, तो क्या करेगा वो वापस, वो तो ऑब्सेशन हो गया। जब वो वहां से आकर के वापस लॉक को चेक करता है, खींचता है, इसके बाद में उसको क्या होता है, ये एक्टिविटीज कर रहा है, आया गया, ये एक्टिविटीज हुआ, तो इस प्रकार से ये कंपल्सन है। तो ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों ही अलग अलग टर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं डिल्यूजन, जिसके अंदर फिक्स्ड फॉल्स बिलीव हो जाता है। इल्यूजन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई मिस इंटरप्रेशन देखिएगा बच्चों, इल्यूजन के अंदर क्या होता है, इल्यूजन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत स्टिमुलाई होती है, वो प्रेजेंट होती है, उसको क्या कर देता है, गलत भांप लेता है। एग्जाम्पल की बात करें, सांप को सांप नहीं, रस्सी को सांप समझना। एक पेड़ है, पेड़ पे एक रस्सी लटका हुआ है और वो व्यक्ति बोलता है नहीं वो तो सांप है, स्नेक है। तो इस प्रकार से वो तो रियल जो स्टिमुलाई है वो तो क्या है, रस्सी है, परंतु पर्सन क्या समझ रहा है कि नहीं ये सांप है, मतलब गलत भांप रहा है। स्टिमुलाई होने के बाद में हेलुसिनेशन के अंदर क्या हो रहा था कि अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई नहीं दिया है, पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, परंतु मरीज बोलता है ये कड़वा है, ये मीठा हुआ है। दूसरा है हेलुसिनेशन, जिसके अंदर स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट होती है, रस्सी है, उसको गलत भांप रहा है, उसको गलत बोल रहा है, उसको स्नेक बोल रहा है। समझ में आया ना। तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन इज ए टाइप ऑफ द परसेप्शन का क्या है, प्रकार है। तो इस प्रकार से बच्चों इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रीब्यूटिंग वंस ओवन वीकनेस टू अदर, ए डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक रक्षात्मक प्रक्रिया होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग घर के अंदर आकर के कोई जैसे लेट आया तो घर में डांटेंगे, ऐसी कंडीशन में डिफेंस मैकेनिज्म अपना देते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं, कई ऐसी घटना लगा देते हैं कि ये हो गया था, ये हो गया था, ताकि ऐसा हो जाए। दूसरा आपने देखा होगा कि एग्जाम के अंदर फेल होते हैं, डॉक्टर को दोष देते, टीचर को दोष दे देते कि टीचर लोग पढ़ाते ही नहीं है तो फेल हो गए, इसमें हम क्या करें। दूसरा है जो कई ऐसे लोग होते हैं जो एक साइड में कमी होती है तो दूसरी साइड में उसकी भरपाई कर देते हैं। तो कई ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। डिफेंस मैकेनिज्म का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया हुआ है।
उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। रक्षात्मक प्रक्रिया क्या होती है, उसके पर्पज क्या है और कितने प्रकार होते हैं उसको लिखिए। मैंने पूरा पूरा समझाया हुआ है एक बेसिक लैंग्वेज के अंदर, वहां पे भी जाकर के देख सकते हो। कोई भी वीडियो आपको YouTube पे ज्यादा वीडियो है, 600-700 वीडियो है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि वीडियो को कैसे निकाले। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वीडियो नहीं मिलता है, तो आप जैसे डिफेंस मैकेनिज्म बाय कैफी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस ऐसे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ओवन सेल्फ वीकनेस। एक व्यक्ति है, उसके खुद के अंदर कमजोरी है और उसके बाद में क्या कर देता है, वो अदर इज टू डिफेंस, मतलब दूसरों की तुलना में उसको कम आता है या उसको कम नॉलेज है, परंतु वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। ए ब्लेम टू हिम, ए ब्लेम टू अदर्स, OTHERS। ठीक है, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना। एक जागता उदाहरण, एक नर्स है, उस नर्स को उस फील्ड के अंदर, क्लिनिकल फील्ड के अंदर वो इतना निपुण नहीं है, इतना सक्षम नहीं है, उसको इतना नॉलेज नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर दूसरी नर्स को बोल देता है कि इसने ये गलत कर दिया। मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगाना है या कोई प्रोसीजर करना होता है, उसके अंदर अब किया तो खुद ने या आता खुद को नहीं है, और वो दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देता है कि नहीं इन्होंने किया है, मेरे को तो सब बात आता है, परंतु इन्होंने ऐसा गलत कर दिया। तो इस प्रकार से ए ब्लेम हिम या ए ब्लेम टू अदर, किसी को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, खुद को इतना नॉलेज है भी नहीं तो भी। तो इस प्रकार से ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन के अंदर ब्लेम याद रखना, ब्लेम दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, जबकि खुद को कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरा है रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, जिसके अंदर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, रेशनलाइजेशन होती है। जैसे आपने देखा होगा युक्तिकरण करता है एक व्यक्ति जिसके पास में बाइक नहीं है, उसके पास में क्या नहीं है, बाइक नहीं है। उस व्यक्ति को गाड़ी चलाना नहीं आता है, बाइक नहीं है। तो जब उसके दोस्त पूछते हैं कि आप, दोस्त उसके पूछते हैं कि आपके पास में तो गाड़ी वाड़ी नहीं है, मतलब उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसलिए वो गाड़ी नहीं रखता है। तो वो क्या बोलता है कि मैं गाड़ी क्यों लूं। आजकल आपने नहीं देखा है कि गाड़ी से तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ये तो खतरनाक है। दूसरी बात, एक व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है, वो पैसा नहीं कमाता है। जब वो उनको बोलते हैं कि आप लोग क्यों नहीं काम करते हो, क्यों नहीं पैसे कमाते हैं, हमेशा आलसी बनकर घर में रहते हैं, कैसे घर चलेगा। तो वो बोलता है कि पैसे बीमारी का जड़ है, मैं क्यों पैसे कमाऊं, पैसे कमाएंगे तो बीमारियां होगी। तो इस प्रकार से रेशनलाइजेशन की कंडीशन अपनाता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपने देखा होगा, कितना टाइम हो गया, टाइम 1 घंटा हो गया। आपने देखा होगा कि एक महिला, जो महिला हैं
वो शॉपिंग करने के लिए जाती है, बहुत सारी साड़ियां खरीद के लेके आ जाती है, और उनको मालूम है कि घर पे जाएंगे तो डांटेंगे, इतना सारा कैसे लेके आएंगे, इतना सारा क्यों लेके आ गए। तो महिला साड़ी खरीद करके घर पे आती है तो घर वालों को बोलती है कि सेल लगा हुआ था, 75% डिस्काउंट था, उठा के ले आए। अब इस प्रकार से सेल लगाने का बात किया तो क्या हो गया, स्ट्रेस कम हो गया कि चलो ठीक है, कोई नहीं, इतना खर्च किया तो इतना परसेंटेज का मतलब है बहुत सारा सामान लेके आ गए, फायदेमंद रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से। और रिप्रेशन में रिप्रेशन में मैंने आपको बताया था, रैप कॉन्शियस से अनकॉन्शियस हो जाना, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की कंडीशन में हो जाना। और सब्लिमेशन के अंदर होता है किसी की प्रेरणा की शक्ति से उनको अच्छे कार्य में लगा देना। इस प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसी कंडीशन है। क्लोरेम्प्रोमेजाइन CPZ, ये ड्रग्स है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर आती है। एक है हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमेजाइन और हेलोपेरिडोल इज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो ओल्डर ड्रग्स है। आपने देखा होगा कि अभी न्यू ड्रग्स आई है जिसके अंदर क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, ये है न्यू एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जिसको बच्चों आपको CRO क्रो इस प्रकार से याद रखना। क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन और ओलेंजापाइन क्रो इज ए न्यू साइकोटिक ड्रग्स, और ओल्डर साइकोटिक ड्रग्स है जिसको क्लोरप्रोमेजाइन और हेलोपेरिडोल। समझ में आ गया। तो ड्रग्स क्लासिफिकेशन का भी मैंने अलग अलग ड्रग्स के बारे में, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी मैनिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये सारे साइकेट्रिक के अंदर जो यूज होने वाली जो दवाइयां हैं वो बताया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बच्चों आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो 1 घंटा हो गया है बच्चों, उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।